हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 की पहली कविता। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कविता बड़ी आसान है और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ी सिंपल है और मैं ये कोई बच्चों की कविता पढ़ रहा हूँ। बड़ी आसान से भाषा में कविता लिखी गई है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के। तो मैं आपको पढ़ के सुना दूं, देखें आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे भी हम देख के पहचान सकते हैं उनके फीचर्स से, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से कुछ खास एनिमल्स के बारे में उनकी विशेषता बताई गई है। और वैसे कहूँ तो ये एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस का मतलब जिसको पढ़ के आपको हंसी आए। और लिखा है कि आपको इस कविता में वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के कुछ डेंजरस वेज भी बताए गए हैं, मतलब ख़तरनाक तरीका जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस मन में ही रखना चाहिए। और कविता को एक टोन में मेंटेन किया गया है, जिससे मैं आपको दिखाऊं। देखिए, थोड़ा सा ढक रहा था। ओके, हाँ अब स्टार्ट है। देखिए इसे की टर्म्स देखिए, चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइंग, लायन। मतलब कि ऐसा प्रयास किया गया है कि जो ऑल्टरनेटिव लाइंस हैं उनका साउंड मैच करे। यहाँ भी देखिए ऑल्टरनेटिव लाइंस का साउंड मैच हो रहा है, यहाँ भी देखिए ऑल्टरनेटिव लाइंस का साउंड मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये पहले तो पता हो गया कि ये राइम है। और अगर इसका नाम देने को कहा जाए तो आप देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले का नाम दें ए, तो इसका भी नाम पढ़ना चाहिए ए। फिर इसका नाम देखिए पड़ेगा बी, इसका भी नाम पड़ेगा बी, इसका नाम पड़ेगा सी और इसका भी नाम सी। देखिए क्या राइम स्कीम हमारा हुआ, ए बी सी सी, यानी कि हमारा राइम स्कीम हो गया ए बी सी सी। समझे बात? यानी कि देखिए ऑल्टरनेट जो मैच कर रहा है तो उसी के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, लाइंस आपको मिल जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें राइम स्कीम क्या है। तो इस तरह से हम उसका आराम से पढ़ के नाम बता सकते हैं। ठीक है, आपको अगली लाइन में भी मैं राइम स्कीम दिखाऊं। चलिए अगली लाइन में देखते हैं। देखिए ध्यान से, राउंड ग्राउंड, तो देंगे इसका नाम हम ए। फिर देखिए यू तो सेम मिल ही रहा है, दिक्कत ही नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा बी और ये भी बी। फिर देखिए लर्न, डिसर्न, मैच हो गया। फिर से सी। तो एक बार फिर से देखिए वही राइम स्कीम आ रहा है। क्या आया ए बी, फिर से आया ए बी और लास्ट में सी। तो ए बी सी, यही हो गया हमारा राइम स्कीम। ठीक है, अगले स्टेंजा में आप खुद चेक कर लें। अब मैं आपको बताऊं एक तरह से मीनिंग कि आखिर ये कविता हमें क्या कहने जा रही है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में है। तो देखिए क्या पढ़ते हैं। लिखा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस to jungles in the east,
मतलब कि पूरब की दिशा में, यानी कि पूरब के छोर पर अगर कभी आपको जंगल जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, इसको ज़रा अरेंज करके पढ़ेंगे। इफ देयर यू एडवांस, और ये जो शुड है, आप ध्यान दें कि कभी कभी शुड का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, तो ये मैं आपको देखिए बताऊं। शुड का उपयोग हम करते हैं इफ़ के रूप में। ये आपको कभी कभार मिलेगा। इसे मैं आपको सेंटेंस बताऊं। जैसे मैं कहूं कि अगर तुम घर जाओ तो मेरे लिए चाबी लेते आओ। ठीक है, तो एक अपन बात करेंगे कि इफ़ यू गो होम ब्रिंग कीज फॉर मी। ये सिंपल बात है। तो आप जो शुरू में लिखे कि ये वाली बात, कि आप जो शुरू में लिखे कि इफ़, फिर आपने कहा यू, फिर गो होम, ये आपने कहा शुरू शुरू में, तो इसी की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए समझिए, शुड यू गो होम। ठीक है, यानी कि जहाँ हम लिखते हैं इफ़ यू गो होम, वहीं हम लिख सकते हैं शुड यू गो होम। मीनिंग वही होगा कि अगर आप घर जाएं। समझे? तो ये भी एक कंडीशनल हुआ। कौन सा कंडीशनल? तो कंडीशनल 1। आगे बढ़ेंगे तो लिखा है एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, मतलब अगर आपकी तरफ आए, आपकी तरफ आए कौन? ए लार्ज एंड टाउनी बिस्ट। ये टाउनी का मतलब होता है बहादुर, साहसी। कि एक कोई, और बिस्ट का मतलब क्या कहेंगे? जानवर। तो आप जंगल जाएं और आपकी तरफ कोई बड़ा और साहसी जानवर आए। इफ़ ही रोअर्स टू यू एज यू आर डाइंग, माने अगर वो आप पर दहाड़े, मानो कि आप अब मर ही जाएंगे। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, मतलब कि उसकी दहाड़ से आप पकड़ लेंगे कि ये एशियन लायन है। ठीक है, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है स्टेंजा 1 में कि अगर आप कभी जंगल जाएं, जाने का मौका मिले और एक बड़ा ही मोटा, ताज़ा और बहादुर सा जीव आपकी तरफ आए और वो इस तरह से दहाड़े कि मानो आप मर ही जाएंगे दहाड़ सुनकर, तो आप जान लेंगे कि ये कौन जीव है? एशियन लायन। ओके, चलते हैं अगले स्टेंजा पे। देखिए क्या लिखा है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, या किसी समय रोमिंग अराउंड मतलब होता है इधर उधर, इधर कहीं भी जाना। तो इधर उधर कहीं घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक सीधा साधा जानवर, ग्रीट्स यू मतलब कि आपका वेलकम करे, आपको मिल जाए। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, वेलकम करना। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब होता है, ये देखिए सीधा एग्जाम्पल बगल में है, धाड़ी। ऐसी धाड़ी और किसको होती है? जेबड़ा को। ठीक है, तो ये धाड़ी वाला जीव आपको मिले ऑन ए येलो ग्राउंड, मतलब कि उसका बॉडी है येलो और उस पर धाड़ियाँ हैं काली काली। ठीक है, तो वही लिखा है येलो ग्राउंड और ब्लैक स्ट्राइप्स। तो इस तरह कोई जीव मिले, जस्ट नोटिस इफ ईट यू, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कहीं वो आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सामान्य तरीका आपको सीखने में सहायता करेगा। क्या?
द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर को पहचानने में। देखिए डिसर्न का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। जो आप मीनिंग अंडरस्टैंड का कहते हैं वही डिसर्न का भी होता है, ठीक है। तो ये सामान्य सा रूल आपको ये सीखने में मदद करेगा कि ये बंगाल टाइगर ही है। और एक ग्रामर का रूल आपको बताऊं, देखिए आपने इन्फिनिटिव हाल में ही पढ़ा था। तो देखिए हेल्प के आगे, ये देखिए हेल्प के आगे क्या प्रयोग हुआ है, V1, ठीक है। और ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव, ठीक। चलिए साथ आया तो आपको बता दिया मैंने, तो एक बार फिर से इसका मीनिंग बता दें कि अगर कभी चलते हुए इधर उधर घूमते हुए कोई नॉबल बीस्ट आपका वेलकम करे, जिसके काले धब्बे हों, उजला उसका बैकग्राउंड, सॉरी पीला उसका बैकग्राउंड हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कहीं वो आपको खा ना जाए। और इस रूल से आप बंगाल टाइगर को पहचान जाएंगे। अब देखिए कौन आ रहा है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मीनिंग सोचिए। स्ट्रॉल मतलब होता है व्यायाम करने के हिसाब से हल्के स्पीड से चलना, मतलब समझिए कि आप झटकते हुए चल रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्ट्रॉलिंग। तो अगर चलते हुए आपको एक बीस्ट दिख जाए, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पिपर्ड, पिपर्ड का मीनिंग के लिए आप सीधा इसके शरीर के ये जो चित्ती चित्ती बनी हुई है इसको देख लीजिए। तो पिपर्ड का मीनिंग ही होता है चित्तीदार, जिसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास, उसको बोलते हैं स्पॉटेड। क्या बोलते हैं, स्पॉटेड। तो कोई जीव है जिसके शरीर पे ढेर सारे चित्ती हैं, और यहाँ पे हाइड मतलब आप बिल्कुल नहीं समझिएगा छिपना छिपाना। यहाँ पे हाइड का मीनिंग हो गया स्किन। हाइड का मीनिंग क्या हो गया, स्किन, यानी कि जिसके स्किन पे ढेर सारी चित्ती है। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर छलांग लगाएगा आप तुरंत जान जाएंगे कि आपका पाला किससे पड़ा है, लेपर्ड से, चीता से। लेफ्ट आपको पता है हमारे पास वर्ब है लीप, LEAP, लीप, और इसी का रूप चलता है LEAPT। तो इसी को कविता में लिखा गया है लेफ्ट, समझे। तो जैसे वो आप पे छलांग लगाएगा आपको भेंट हो जाएगा कि हमारा पाला चीता से पड़ा है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, ये जो लिखा हुआ है टी विल, इसको हम पढ़ेंगे इट विल। क्या पढ़ेंगे, इट विल। और ध्यान दें इट पढ़ेंगे और विल पढ़ेंगे। तो ये जो साइन है एपोस्ट्रोफी का, इसका यूज ही हम तब करते हैं जब किसी लेटर को हमको हटाना हो। तो आई को हटा दिए इसीलिए एपोस्ट्रोफी ऐसा गया। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है इट विल डू नो गुड, मतलब कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं, लिखा है कि इससे फ़ायदा नहीं होगा। टू रोअर विथ पेन, मतलब कि दर्द से आप कराहें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, मतलब वो बार बार छलांग लगाता रहेगा, इधर से उठ के यहाँ फिर इधर, वो बड़ी बड़ी छलांग लगाने में माहिर होता है। यानी कि चित्तीदार जीव आपको दिखे, एकाएक वो छलांग लगा दे, तो आप समझ जाएं कि पाला किससे पड़ा, चीता से, ठीक है।
तो अभी तक हमने किन किन जीवों को पहचाना बच्चों की तरह? लेपर्ड से भेंट हुई, इसके पहले हमारी भेंट किससे हुई थी? टाइगर से। और इसके पहले किससे भेंट हुई थी? लायन से। ठीक है, अब देखिए किससे भेंट होने वाली है। लीजिए आ गया। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, मतलब कि यार्ड मतलब हुआ यहाँ पे आपका बगीचा, गार्डन। तो अगर उसी के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, यहाँ राउंड मतलब क्या हुआ कि कोई बगीचा है, पेड़ लगे हुए हैं और हम उसके इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, तो हम चल रहे हैं। यू मीट अ क्रीचर देयर, शायद आपको ये जीव मिल जाए। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग मतलब गले लगाना, जो आपको गले तो लगाएगा लेकिन बहुत जोर से, यानी कि आपको छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो समझ जाइए कि वो मोटा मोटा जो जानवर होगा वो कौन होगा? भालू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आपको कोई शक हो तो मुझे पूरा अनुमान है। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस। करेस का देखिए बड़ा अच्छा मीनिंग होता है। करेस मतलब होता है प्यार से सहलाना। ठीक है, जैसे हम बच्चे को दुलार करते हैं या कोई दुखी है उसे मनाते हैं, तो करेस का मीनिंग होता है सहलाना। तो यानी कि वो आपको सहला भी सकता है, लेकिन इसको अच्छे अर्थ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेयर बड़ा खतरनाक होता है, वो गुस्सा में लोगों को मार भी देता है। तो भेंट हमारी किससे हुई? भालू से। अब देखिए लास्ट में एक और जीव आ रहा है आपसे मिलने, और वो एक नहीं, उसके साथ साथ और भी दो जीव हैं। देखिए तो लिखा है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे। बीस्ट्स ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकारी जीव। तो शिकारी जीव में विभेद करने के लिए, अलग करने के लिए, ए नोविस माइट नॉन प्लस। अब देखिए दो वर्ड सीखिए, नोविस और नॉन प्लस। यहाँ देखिए नॉन प्लस का मीनिंग कोई प्लस माइनस नहीं होता है। नॉन प्लस का मीनिंग होता है कन्फ्यूज होना। क्या होना? कन्फ्यूज। और ये जो नौविस है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नव सिखुआ, जो नया नया कोई चीज़ सीखा है, तो ये वही है। यानी कि हिंदी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में कहें तो नौविस हमारा क्या हो गया? बिगिनर। ठीक है, तो ये नौविस माइट नॉन प्लस, यानी कि कोई जो नवसिखुआ आदमी है वो भले कंफ्यूज हो जाए। किस में कंफ्यूज हो जाए? जानवरों को पहचानने में, जानवरों को पहचानने में वो कंफ्यूज हो जाए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, यानी कि आप क्रोकोडाइल और हाइना में हमेशा अंतर कर सकते हैं। कैसे? हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, यानी हाइना जब आते हैं तो वो हंसते हुए आते हैं। और यहाँ पे इसको आप सिंपल हंसना नहीं समझिए, हाइना के साउंड को ही कहते हैं स्माइल। जैसे कि डॉग के साउंड को क्या कहेंगे? कहेंगे बार्क। क्या कहेंगे? बार्क। अगर आपको पूछा जाए एलिफेंट का साउंड बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। तो एलिफेंट का साउंड होता है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, स्पेलिंग दिख रहा है ठीक से? TRUMPET। तो ठीक उसी तरह से ये जो हाइना है, हाइना का साउंड होता है स्माइल। समझे? यानी कि हाइना इस साउंड के साथ आता है। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर लगे कोई रो रहा है तो वो कौन होता है? क्रोकोडाइल। ऐसे भी मगरमच्छ के ऊपर मुहावरा है, घड़ियाली आंसू
यानी कि झूठे आंसू। तो इस तरह से हाइना और क्रोकोडाइल को पहचान सकते हैं। और अब देखिए आखिरी स्टैंजा में किससे भेंट होने वाली है। लिखा है द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल ए लीजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। माने सच्चा जो कैमिलियन होता है वो छोटा होता है, गिरगिट की तरह का कोई जीव होता है। जब भी आपको सॉर्ट ऑफ दिखाई पड़े तो समझ जाइए कि उसका मीनिंग होता है टाइप। तो गिरगिट की तरह, लीजर्ड, लीजर्ड में होता है छिपकली, और कैमिलियन होता है गिरगिट। ध्यान दीजिए। और साइंस में आप जो पढ़े होंगे कि जो रूप बदलता है, रूप बदलने में माहिर होता है, तो वो एक्चुअली होता है कैमिलियन, गिरगिट, छिपकली नहीं। तो देखने में छिपकली की तरह भले वो लग सकता है, उसके कोई कान नहीं होते। हाँ, एंड नॉट अ सिंगल विंग, पंख भी नहीं होते। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमिलियन यू सी। देखिए क्या लाइन लिखा है कि अगर पेड़ पर आपको कुछ नहीं दिखे तो हो सकता है कि वहाँ पर कैमिलियन मौजूद हो। क्योंकि आप जानते हैं कि कैमिलियन की एक खासियत है कि वो जिस जगह पे रहता है उसी के अनुसार अपने शरीर को के रंग को बदल लेता है। ठीक है, तो कुल मिला के गिनिए, हमने किस किस जीव के बारे में पढ़ा। कैमिलियन पढ़ा, इसके पहले कौन आया, क्रोकोडाइल, उसके पहले हाइना, फिर कौन आया, बेयर, उसके पहले कौन आया, फिर हमने पढ़ा लेपर्ड, फिर पढ़े टाइगर, और उसके सबसे पहले कौन आया था, लायन। तो इस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग कविता ख़त्म हो गई। इसमें अधिक भारी भरकम वर्ड्स भी नहीं थे और बिल्कुल बच्चों की तरह बताया गया आपको इस तरह से हम जीवों को उनके लक्षण से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। ये कविता लिखने वाले पोएट का नाम क्या है, कैरोलिन वेल्स। ठीक है, ओके।